नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उधार समझ कर दे रहा हूँ। मैं भी उधार समझ कर ही ले रहा हूँ। भूलना मत। भाई हूँ तुम्हारा, इतना तो भरोसा रखो। भाई हो इसीलिए साफ साफ कह देता हूँ, ये उधार है, मदद नहीं। साला 10 रुपया भी छोड़ नहीं सकता, इतना जताएगा, समझता क्या मुझको? रकम चाहे बड़ी हो या छोटी, पैसा पैसा होता है। फिर चाहे रिश्ते खून के हों, मोहब्बत के या दोस्ती के। पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स सब पर घातक वार करती है। जब कोई पैसे नहीं चुका पाता तो वो एक दस्तक होती है कि शायद वो मुसीबत में है। लेकिन पैसे वापस ना आने से देने वाला चिंतित हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे? किसी भी सूरत में अपने पैसे वापस ले ले या फिर उन्हें भुला दे हमेशा के लिए। आसान चॉइसेस नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। और ये चॉइस जिंदगी और मौत के बीच की चॉइस भी साबित हो सकती है। जुलाई 2011, भिवंडी, थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। साहिल, तुम अपनी टाई नहीं बांधते ना कभी भी ठीक से। नगमा हो गया, लेसेस बांध ली, चलो। अरे टिफिन बॉक्स लो तुम लोग, कभी भी टिफिन बॉक्स बैग में क्यों नहीं रखते? जाओ। बाय बाय अम्मी, बाय। चलो वो खोलो। तुमने खाया क्यों नहीं अभी तक? अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? अरे आप इतनी जल्दी तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हैं? थाने जा रहा हूँ। कपड़ों की एक नई दुकान शुरू करने की सोची है। आप बैठिए, मैं नाश्ता लाती हूँ। बच्चा आजा। अब्बू अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। बच्चा, अब्बू काम से जा रहे हैं, शाम को आएंगे तो आइसक्रीम खिलाएंगे आपको, ठीक है? वाह, नाश्ता। मैं कह रही थी एक दुकान तो है भिवंडी में, तो फिर ये दूसरी दुकान किस लिए? बच्चे बड़े हो रहे हैं नीलोफर, कारोबार को भी तो बढ़ाना होगा। बढ़ने की तमन्ना थी तभी तो ये दुकान बनी, वरना क्या था हमारे पास? 4 पैसे नहीं थे जब जौनपुर से आए थे। खून पसीना एक करके भिवंडी में दुकान खड़ी की। आज अल्लाह मौका दे रहा है बड़ी दुकान डालने का, तो पीछे हट जाओ। लेकिन अभी भी तो अच्छा खासा चल रहा है, और आप वैसे ही कारोबार में इतने मसरूफ रहते हैं, आपके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। मेरी जान, मैं आने वाले वक्त से हम सबको महफूज करने की फिराक में हूँ। जमाना बहुत बदल गया है। 1000 रुपए 100 रुपए के बराबर है। बच्चों की स्कूल की फीस देखो कितनी बढ़ गई है। इनको पढ़ाना है, कॉलेज भेजना है, इनके लिए मकान बनाना है, इनकी शादियां करनी है। हमारा बुढ़ापा भी तो है। जितना कमाओ उतना कम है। एक एक पैसा मायने रखता है नीलोफर। फिर आ गए सुबह सुबह, अपनी मनुष्य शक्ल दिखाना है। जुनैद भाई, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। नगमा, अम्मी ने दरवाजा खुला क्यों रखा है? चलो। अम्मी,
अम्मी अम्मी दो स्कूल के बच्चे रोज की तरह अपने घर लौटते हैं और अपने माता पिता और छोटी बहन की खून में लिपटी लाशें देखते हैं। इस शौक, इस दहशत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जुनैद, उसकी पत्नी नीलोफर और उनकी 5 साल की छोटी बच्ची के इस ट्रिपल मर्डर ने हाल ही में मुंबई शहर को हिला कर रख दिया। कातिल की पेंट हो सकती है। इसकी सारी जेबें चेक करो। एक सेलफोन है, स्विच ऑफ है। सर, चोरी लूट कुछ नहीं, बिस्तर पर हैंगर में शर्ट था। सेलफोन और सिम कार्ड दोनों एनालिसिस के लिए भेज दो। जी। मैं सुबह से ही घर में अकेली थी, कुछ नहीं सुना और ना कुछ देखा। फिर ये बच्चे आए। बेटे, आप घर में दाखिल कैसे हुए? अंकल, दरवाजा खुला ही था। जुनैद भाई, साथी बेटा, ये सब किसने किया? कैसे हुआ ये? आप लोग की तारीफ। हम इनकी दुकान में काम करते हैं। जुनैद भाई 9:30 बजे हमें थाने में मिलने वाले थे, लेकिन एक दुकान भिवंडी में है साहब, दूसरी स्टार्ट करने वाले थे भाई। थाने में दुकान देख भी रखी थी और आज ही फाइनल करने वाले थे। हाँ साहब, जुनैद भाई का एक अरसे से सपना था कि उनकी एक दुकान और होवे, लेकिन जुनैद भाई, भाभी और बच्ची तीनों का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया कि क्यों साहब? दुश्मनी, गहरी दुश्मनी। चोरी का केस तो नहीं है। जुनैद भाई के किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। हाँ साहब, ऐसा सीधा आदमी तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। सब लोग बहुत इज्जत करते थे उनकी। तीनों के गले काटे गए। किसी पेशेवर ने किया? मुझे डाउट है। पेशेवर के वार एकदम क्लियर होते हैं, एक सिंगल कट होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए। क्या जुनैद या फिर नीलोफर ने कोई फाइट बैक किया हो? नो इंस्पेक्टर। कातिल कोई जान पहचान वाला ही लगता है। कोई चोरी नहीं हुई, किसी ने चीखें नहीं सुनी। एक आदमी होता तो शायद दूसरे की चीख सुनाई देती। अटैकर्स कम से कम 2 लोग होंगे। सर, सिम से हुए सारे फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्ड है। जुनैद सैयद सिर्फ कपड़ों का व्यापारी नहीं था। और क्या करता था? वो पैसे ब्याज पे देता था। सर, इस लिस्ट में ज़्यादातर नंबर जौनपुर के हैं। सिम किसका नाम का है? कोई असलम खान है साहब। किसके साथ बात हुई है? सर, सभी जौनपुर के हैं। इस आदमी के दोस्त है सारे। और कुछ? एक नंबर है जिस पर सबसे ज़्यादा बात हुई है, और वो नंबर कोई उठा नहीं रहा है। पता लगाओ किसका नंबर है ये। जी सर। मुझे ये असलम खान चाहिए। जैसा बेटा साहिल, आपने असलम खान का नाम सुना है? हाँ, मेरे मामू जान का नाम असलम खान है। ये आपकी अम्मी के सगे भाई हैं? नहीं, अम्मी के मौसेरे भाई हैं। ये रहते कहाँ हैं, आपको पता है? यही पास में मोहसिनवाड़ी में। कल दोपहर को ही निकल गया था असलम साहब। अकेला? नहीं साहब, उसका मौसेरा भाई नवाज भी था उसके साथ। कुछ बोला नहीं साहब, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? आपको पता असलम की बहन जीजा और छोटी बच्चे का मर्डर हो गया? जी साहब, सुना है उसके बारे में। असलम का सेलफोन जुनैद के घर में मिला था, उसकी पतलून से, जो पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। या अल्लाह। हमें पूरा शक है ये खून असलम ने किया। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए साहब, परसों इसी जगह जुनैद भाई और असलम और नवाज के बीच में बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था। यकीन कीजिए जुनैद भाई,
वक्त ही नहीं मिला आने का। काम की तलाश में इतने बिजी थे कि मुझे कल का लौंडा समझा है? कोई भी बहाना बना दिया और मैं मान गया। 8 महीने से मुंह नहीं दिखाया तुम लोगों ने। हर महीने आदमी भेजे मैंने, हर बार घर पे ताला पड़ा था। जुनैद भाई, वो हम लोगों का टाइम बहुत खराब चल रहा है, बहुत बुरी हालत है भाई, वरना तो जरूर आते हम। अबे हटाओ सालो, मुझे कल तक मेरे पैसे चाहिए। और कल मतलब कल। कल तक कैसे होगा जुनैद भाई? थोड़ा टाइम तो दीजिए। तुम लोगों को टाइम नहीं, कुछ और देने का वक्त आ गया है। कल शाम की नमाज से पहले मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, सूद समेत। और अगर नहीं आए ना असलम, तो कसम से कहीं आने जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। चलो चल। क्या पैसे और कैसे पैसे, हम कुछ नहीं जानते साहब। बस उस दिन असलम और नवाज की बहुत बेइज्जती हुई थी साहब। वो कादिर बता रहा था कि जुनैद की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, मुझे तो लगता है ये कादिर और जावेद सिर्फ नाम के वास्ते दुकान पे काम करते हैं। असली काम तो ये है उनका, ठोक पीट कर वसूली करना। बुला लो उसे थाने में, हम भी थोड़ी जानकारी वसूलते हैं। साहब, असलम और नवाज ने जुनैद भाई से 5,000 रुपये उधार लिए थे। इतना वक्त हो गया था और वो लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और सिर्फ 5,000 के लिए तुम दोनों ने उन दोनों को इतना पीटा और जलील किया? नहीं साहब, हमने तो बस उन दोनों को वार्निंग दी थी। तुमने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? साहब, हमने तो सोचा भी नहीं था कि असलम और नवाज का इन मर्डर के साथ कोई लेना देना भी होगा। असलम और नवाज, ये दोनों जुनैद की मिसेस नीलोफर के मौसेरे भाई है ना? जी साहब जी। फिर भी जुनैद अपने सालों के साथ इतनी बुरी तरह पेश आया? जुनैद भाई का उसूल था कि एक पैसा नहीं छोड़ना है, सोच समेत वापस आना चाहिए। जौनपुर में कहाँ रहते हैं दोनों? कोई आइडिया नहीं साहब, हम तो उन्हें जानते तक नहीं थे। यही कोई 1.5-2 साल पहले वो लोग यहाँ आए थे। सर, वो वाला नंबर कोई उठा नहीं रहा है। सर, बच्चों से पूछें क्या? क्या? असलम और नवाज का जौनपुर वाला एड्रेस लड़का शायद जानता हो। दादू जान और दादी जान आए हैं, अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। साहिल बेटा, हमें लगता है आपकी अम्मी, अब्बू और बहन को आपके मामू असलम और नवाज ने मारा है। हो सकता है अंकल, अब्बू को वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो उन्हें कभी कुछ देना ही नहीं चाहते थे। देखिए, ये लोग मेरे भाई हैं, आप इन्हें तो मना नहीं कर सकते ना। देखो नीलोफर, रिश्ते अपनी जगह हैं, धंधा अपनी जगह है, दोनों को मिलाओ मत। अब मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। जुनैद भाई, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम आपका पैसा लौटाते रहेंगे। तुम लोगों के कहने से क्या होता है साले साहब? धंधा करने के लिए ठोस प्लानिंग चाहिए होती है। जुनैद भाई, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। देखिए, एक फैक्ट्री से बात हुई है हमारी, वो बड़े अच्छे दाम पर हमें कपड़े दे रही है, और फिर हमने एक हाथ गाड़ी का भी बंदोबस्त कर लिया। हाँ जुनैद भाई, स्टेशन के पास हम अपनी हाथ गाड़ी लगा के उसी पे कपड़ा बेचेंगे। और भी बहुत से लोग हैं जो धंधा करते हैं वहाँ पे, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं वो लोग। अच्छा, और वो लोग तो तुम्हारे लिए लाल कालीन बिछाएंगे कि आओ और हमारे पेट पे लात मारो, हैं? अबे मजाक समझ रखा है क्या धंधे को? हैं? आधा घंटा गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे वहां पे, फिर आओगे रोते रोते मेरे पास। आपने हमें दूध भात समझाया क्या? ऐसी बात नहीं है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, सिर्फ 1 लाख लगेंगे काम के लिए, वो सब हम आपको 6 महीने में लौटा देंगे। क्या कहा? 1 लाख? अब सठिया गए हो तुम दोनों। 1 लाख तो मैं अपने आप को उधार न दूं। हाँ जावेद, हाँ बोल। अच्छा ठीक है, लीजिए भाईजान, चाय लीजिए। नीलोफर आपा, समझाओ ना जुनैद भाई को, हम उनकी पाई पाई लौटा देंगे।
वादा करते हैं आपसे। नवाज भाईजान, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन ये अपनी मर्जी की ही करते हैं। देखो असलम, एक तो तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से 1 लाख रुपए उधार मांग रहे हो। ना भाई, मुझसे नहीं मिलेंगे। जुनेद भाई, वो जौनपुर वाली जमीन है ना। अबे उस बंजर जमीन पे 2 झुग्गियां खड़ी नहीं हो सकती। देखो यार, तुम्हें यहाँ आना है, चाय वाय पीनी है, नाश्ता वाश्ता करना है, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन आइंदा इस घर में पैसे मांगने मत आना, नहीं मिलेंगे। मौका तो बनता है उनका, वो लोग नए हैं, जोश है उनमें। लेकिन 2 पैसे का होश नहीं है। ऐसे बेअकल बेवकूफ़ों को मैं 1 पैसा उधार ना दूं नीलोफर। अरे मेरी अपनी परख है आदमी की, आज तक तो कभी गलती हुई नहीं। ये लोग पैसा लौटाने वाले में से हैं ही नहीं। और अब से ये बात यहीं खत्म, ठीक है? तो आपके अब्बू ने उन्हें कभी पैसे दिए ही नहीं? नहीं दिए अंकल। लेकिन बात हो रही थी कि आपके अब्बू ने 5,000 रुपए दिए थे। मुझे नहीं पता अंकल। अच्छा बेटा, ये दोनों जौनपुर में रहते कहाँ हैं? अंकल मुझे नहीं पता, क्योंकि अब्बू हमें कभी जौनपुर लेकर ही नहीं गए। बोले घर पर चोरी हुई नहीं है, और बच्चे बोल रहे हैं कि बाप ने कभी असलम नवाज की कोई मदद नहीं की है, लेकिन जुनैद के आदमी कह रहे हैं कि कोई 5,000 की उधारी थी। साला माजरा है क्या? हाँ कामले बोलो। तो गुमनाम नंबर का पता चल गया है, ये असलम और नवाज की बहन जीनत का है, वो जौनपुर में रहती है। बात हुई? हाँ सर, वो बोली कि 2 दिन पहले उसकी नवाज और असलम के साथ बात हुई थी। वो दोनों जौनपुर आने वाले थे, पर अभी तक जौनपुर नहीं पहुंचे। गुड जॉब कामले। असलम और नवाज जौनपुर पहुंच रहे हैं। यूपी पुलिस को अलर्ट कर दो और जौनपुर निकलने की तैयारी करो। जुनैद के 12 साल के बेटे साहिल ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता ने असलम और नवाज को पैसे देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो फिर ये 5,000 रुपए का लेन देन कब और कैसे हुआ, इसका जवाब सिर्फ असलम और नवाज दे सकते थे, जो अब तक जौनपुर पहुंचे ही नहीं थे। ये जीनत का घर है सर। असलम और नवाज की बहन। हमारे आदमी पिछले 2 दिन से वॉच रखे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आए। कोई दूसरा घर भी तो हो सकता है इनका। इन दोनों के एक मामू हैं, लेकिन ये लोग कई सालों से उनके घर नहीं गए। वहाँ भी हमने निगरानी रखी है, वहाँ भी नहीं गए। माँ बाप का घर कोई पुश्तैनी घर? नहीं सर, और कोई नहीं। साहब, मुझे सच में नहीं पता कि असलम और नवाज भाई कहाँ हैं। 3 दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि वो लोग वापस आ रहे हैं, बस। भिवंडी में जो कत्ल हुए थे, उसके बारे में तुमने कभी सुना? मामू का फ़ोन आया था, तो पता चला। मैं खुद चाह रही थी कि नवाज भाई और असलम भाई से पूछूं कि आखिर हुआ क्या वहाँ पर, कैसे हुआ, लेकिन 2 दिन से उनका कोई फ़ोन नहीं लग रहा है। उन्होंने फ़ोन कहाँ से किया था? भिवंडी से। नंबर कहाँ का था? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन वो नंबर उन दोनों का नहीं था। आपका फ़ोन हमेशा गलत वक्त पे क्यों बजता है? अरे बेगम साहिबा, फोन आपका है, अपनी रिंगटोन नहीं पहचानती? हेलो जीनत, असलम बोल रहा हूँ। कैसे हैं? और बिजनेस शुरू हो गया ढंग से? नहीं जीनत, वो क्या है कि हम लोग जौनपुर वापस लौट रहे हैं। मुंबई कुछ रास नहीं आया। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे भाईजान, यहीं जौनपुर में रह के कोई अच्छा सा काम कर लेते। हम 2 दिन में घर लौट रहे हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाईजान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई ऐसे नहीं है। हमें असलम की पतलून और सेलफोन मौका वारदात से मिली, जो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। नहीं, ज़रूर किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है, वरना मुझे खुद असलम भाई ने बताया था कि जब से जुनैद भाई ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया है, तब से उन दोनों ने उनके घर आना जाना बंद कर दिया। तो फिर उन दोनों का मुंबई में गुजारा कैसे होता था? बहुत हाथ पैर मार रहे थे बेचारे।
यहाँ आके ज़मीन बेचने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं बिकी। इसीलिए उन्हें दोबारा मुंबई जाना पड़ा। भाईजान, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको मना करूँगी? अगर आपको ज़मीन बेचनी है तो बेच दीजिए, मैं ना क्यों कहूँगी? ना कहने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। सोचा एक बहन ने तो ना कर दी है, दूसरी भी कर सकती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाईजान? सच कह रहा हूँ जीनत, खून के रिश्तों से भरोसा ही उठ गया है हमारा। अरे आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ज़मीन आपकी है, आपकी जो मर्जी आए कीजिए। न जीनत ना मैं, हम दोनों बीच में नहीं पड़ेंगे। शुक्रिया। अब आप देखिएगा, हम लोग मुंबई में ही कुछ ना कुछ ज़रूर कर दिखाएंगे। वो दोनों तो नीलोफर आपा और जुनेद भाई साहब से बात भी नहीं करते थे, ईद पे भी नहीं। वो सब तो ठीक है जीनत, लेकिन हमें असलम और नवाज के साथ आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। अगर वो दोनों बेकसूर हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बात करना ज़रूरी है। साहब, अल्लाह कसम मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले आप लोगों को इत्तला दूंगी। झूठ बोल रही है? 24 घंटे नजर रखो, असलम और नवाज को मुंबई लेकर ही जाना है। चौबीस घंटे बीत गए, पुलिस की नजर एक सेकंड के लिए भी जीनत के घर से नहीं हटी, लेकिन असलम और नवाज का कोई पता नहीं था। अब एक सवाल उठा कि कहीं वो बीच रास्ते से ही वापस तो नहीं लौट गए, या फिर हो सकता है जौनपुर के लिए निकले ही ना हो। अरे टिफिन बॉक्स लो तुम लोग, कभी भी टिफिन बॉक्स बैग में क्यों नहीं रखते? जाओ। बाय बाय मम्मी, बाय। और वहां भिवंडी में जुनैद के दो बच्चे साहिल और नगमा बड़ी मुश्किल से अपने आप को समेटकर दोबारा जिंदगी का सामना करने की कोशिश में थे। पुलिस 5,000 रुपयों के रहस्य को लेकर कंफ्यूजन में थी। क्या सिर्फ यही एक कारण था इस हत्याकांड का? सच्चाई अब सिर्फ असलम और नवाज ही बयां कर पाते, और वो दोनों अब तक गुमशुदा थे। लेकिन जब जौनपुर में दोबारा सूरज ढला तो जीनत को असलम का फोन आया। हेलो जीनत, असलम। असलम भाई, कहाँ हैं आप? पुलिस पहुंच गई है क्या वहाँ? असलम भाई, बिल्कुल सच सच बताइए, आप लोगों ने क्या किया है? पुलिस ने क्या कहा तुमसे? यही कि कत्ल आप लोगों ने किया है। अभी आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है। जुनैद भाई ने हमें बहुत बेइज्जत किया, पूरे मोहल्ले के सामने हमें पिटवाया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहली बार जब जुनैद भाई ने पैसे देने से मना किया तो हमने सोच लिया था कि दोबारा उनकी शक्ल तक नहीं देखेंगे, पर इतने बुरे दिन टूट पड़े थे, और मुंबई में मदद मांगने के लिए उनके अलावा और था ही कौन? जौनपुर जाने के पैसे नहीं हैं और बिजनेस शुरू करोगे। कुछ सीखो यार जिंदगी से। आपकी बात बिल्कुल सही होगी जुनैद भाई, मानते हैं हम, लेकिन इस वक्त 1,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। जुनैद भाई, हम लोग जौनपुर वाली ज़मीन बेच देंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे आकर मुंबई में कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। जुनैद भाई, ना तो तुम जमीन बेच पाओगे और ना कभी तुम्हारा बिजनेस शुरू होगा। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए जुनैद भाई। अरे मुंबई में आपके अलावा हमारा है ही कौन? तभी तो आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं।
मैं कोई गुल्लक हूं? जब कड़के हो गए हाथ डाला और निकाल लिए पैसे। अब तो हद ही कर दिया आपने। ये लोग अपने गांव जौनपुर जाने के लिए तो पैसे मांग रहे हैं। मैंने तुझे समझाया ना, बीच में मत पड़ा कर। लेकिन बात सिर्फ 1000 रुपए की तो है। मेरे पास पैसे पड़े और मैं इन्हें लाकर दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस बहुत हो गया ड्रामा। ये कर्ज है, खैरात नहीं है, भूल मत जाना। नहीं भूलेंगे भाई, वक्त पर लौटा देंगे हम। नहीं लौटाए ना तो महीने का 500 का सूद अलग से। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आएगी जुनैद भाई। हम लोग 1 महीने में अपनी ज़मीन बेच देंगे और आते ही सबसे पहले आपके 1000 रुपये वापस करेंगे। जमीन तो बिकी नहीं, तुम लोग खाली हाथ मुंबई क्यों लौटे? तुम लोगों ने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? और कितने लेते? पहले से ही तो इतने ले चुके हैं तुमसे। मुझे पहले सच सच बताओ कि क्या तुमने जुनैद भाई, नीलोफर आपा और खुशनुमा का कत्ल किया है या नहीं? नहीं, हम किसी का कत्ल नहीं करना चाहते थे। मेरा यकीन मानो जीनत, हम कत्ल के इरादे से वहां नहीं गए थे। कर्ज का 1000 रुपया और 8 महीने का सूद 4000 रुपये, कुल मिला के 5। कल तक लौटा देना। और हाँ, ये जो हल्का सा झटका दिया ना, ये सिर्फ एक झांकी थी, समझे? चलो। फिर आ गए सुबह सुबह, अपनी मनुष्य शक्ल दिखाना है। जुनैद भाई, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मजाक कर रहे हो? बाकी के 4000 कहाँ हैं? जुनैद भाई, 1000 के कर्ज पे 4000 का सूद, ये ठीक नहीं है। ये तो नाइंसाफी है। अबे चुप करो सालो। जब भीख मांगने आए थे तब मेरी शर्त को कबूल किया था कि नहीं? जी जी। फिर 8 महीने तक अपनी मनुष्य शक्ल तक दिखाने नहीं आए। अब नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। चुपचाप बाकी के 4000 निकालो, चलो। जुनैद, लेकिन आप... तुम चुपचाप अंदर जाओ, बच्ची को लेकर अंदर जाओ। जब शाम को घर लौटूंगा ना तो हथेली पर पूरे 5 रख देना, और नहीं लौटाए ना तो वादा करता हूं सीधे जौनपुर जाओगे, मुंबई में कदम नहीं रख पाओगे। चुपचाप ये पैसे उठाओ और दफा हो यहां से। पैसे तो हम नहीं उठाएंगे जुनैद भाई, लेकिन आपको सबक जरूर सिखाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? कल सबके सामने हम चुप रहे, सोचा आज आपके सामने हमारी बात करेंगे, लेकिन आज भी आपने हमें जलील किया। हम जानते थे कि आपका गुरूर रत्ती भर भी कम नहीं होगा, और आपके गुरूर को तोड़ने के लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए। हे असलम, क्या कर रहा तू? हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। सिर्फ 1000 रुपयों के लिए तुमने उन दोनों का और उस मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया। हम डर गए थे कि वो कहीं पुलिस को न बता दे। पुलिस तो अब भी जान गई है बेवकूफों। पुलिस वहां पहुंच चुकी है? हाँ, घर के बाहर खड़ी है, तुम लोगों का इंतजार कर रही है। तुम लोगों के फोन से उनको मेरा नंबर मिला है। जीनत, हमारी मदद करो। देखो, अगर तुम दोनों मेरे भाई हो ना तो अपने आप को ना पुलिस के हवाले कर दो। नहीं,
हम जेल नहीं जाएंगे, हमें तो अपना बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, तुम करो अपना काम शुरू। इन कत्ल की जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेती हूँ। तुम लोगों के गुनाहों की सजा भी मैं अपने सर पे ले लूंगी। जीनत, जीनत, असलम और नवाज का फ़ोन आया था, यहीं पर ही जौनपुर में। और क्या बोलो? हाईवे के पास एक ढाबा है, वहीं पर ही आप लोग का इंतज़ार करते। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। 6 महीने पहले ही प्रमोशन हुए हैं मेरे बेटे की, अब दोबारा प्रमोशन हो रहे हैं। देखो, वैसे इसे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है। मेरी बेटी आपके घर के रौनक को और भी बढ़ा देगी, आपके बेटे को हमेशा खुश रखेगी। सर एक बात है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम ना दहेज वहेज के सख्त खिलाफ हैं जी। यही बात कहना चाहता है मेरा बेटा आपको। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जी। ये मेरे बेटी की अच्छी तकदीर है जो आपके घर जा रही है। बेटा, आइंदा कुछ बोलने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया करो, ऐसे ही मुंह नहीं खोलते। माँ, आज नहीं तो कल उसे पता चलने ही वाला है कि मैं। चुप, मैंने कहा ना मुंह नहीं खोलते। उसे जो पता चलना है सब शादी के बाद। एक बार वो तुम्हारी पत्नी हो जाएगी, उसे सब कुछ निभाना होगा। एक माँ ने लड़की वालों से अपने बेटे के बारे में एक बात छुपाई। लड़की गरीब घर से थी, एक खुशहाल और वेल सेटल लड़के के साथ उसकी शादी होने जा रही थी। लड़की वाले खुशी के खुमार में थे, उन्होंने भी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। पर सच्चाई कब तक छुपाई जा सकती थी? शादी ब्याह के मामलों में चुप्पी झूठ के बराबर होती है, और ये एक दस्तक होती है कि ये एक झूठ जुड़ने वाले रिश्तों में दरार डालने वाला है। जुलाई 2011, नई दिल्ली। अच्छा सुनो, तुम सब ये स्टेप 15 बार करो, मैं आकर चेक करती हूँ, ठीक है? कंटिन्यू।
क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे घुस आई तू मेरे कमरे में? मम्मी जी ये इतने सारे पैसे कहाँ से? तुझसे मतलब? ये सारे पैसे मेरे हैं, इसे नजर मत लगा। अब तू खड़ी क्यों है? जाती क्यों नहीं है? दफा हो जा यहाँ से। मम्मी आप कम से कम मुझे तो बता ही सकती हैं। टाइम आने दे, सब बता दूंगी। पहले तो उसे संभाल जो मेरे खिलाफ तेरे कान खामखा में भर रही है। मम्मी जी मैं किसी के कान नहीं भर रही हूँ मम्मी जी, मुझे बस आपकी फिक्र है। मेरी फिक्र है? बहू से मदद लेने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मम्मी आप हर बात को लेकर इतना चिढ़ क्यों जाती हैं? मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन समझ सकता हूँ गीता जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी इतने सारे पैसे घर पे रखना ठीक नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपने अखबारों में और टीवी में नहीं देखा क्या कि कितने सारे बुजुर्गों की हत्या हुई है? और आप तो बता भी नहीं रही हैं कितने पैसे आए कहाँ से। बताइए मम्मी कि ये पैसे आए कहाँ से? कुणाल भैया, आप तो मम्मी जी का स्वभाव जानते हैं ना, मुंह बंद मतलब बिल्कुल मुंह बंद। आज तक कभी किसी ने उनसे कुछ बुलवाया है क्या? मनोज वो बात ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पैसे। सीमा, सिर्फ मैं जानती हूँ कि मम्मी जी को अकेले झेलना कितना मुश्किल है। सब आप ही का तो किया कराया है भाभी जी। आपकी कृपा से तो मनोज और मैं इस घर से बाहर हुए हैं। गलत बात है सीमा, तुम और मनोज तो शुरू से ही अलग होना चाहते थे, फिर उसका इल्जाम कुणाल और मुझ पर क्यों? तुम ही मम्मी जी के साथ नहीं रहना चाहती थी। पता है मनोज, गीता बहुत चेंज हो गई है। वो मम्मी का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन मम्मी हमेशा की तरह जिद्दी और चिड़चिड़ी। मनोज, तुम्हें तो अपना अलग घर बनाने के पैसे मिले हैं, बड़े मजे से अपनी बीवी के साथ वहां रह रहे हो, लेकिन अपने अंधे भाई के बारे में एक बार भी कभी सोचा है? नहीं ना? अरे कोई नहीं है उसकी देखभाल करने वाला यहाँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? मैं हूं तो। अरे तू चुप कर, अभी मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ, इसलिए तू मेरे कुणाल के देखने का ढोंग करती है, ढोंग। जिस दिन मैं मर जाऊंगी सब जानते तो मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक करेगी। मम्मी जी प्लीज। मतलब मैं चुप रहूं? तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही है? मुझे नहीं मम्मी जी, मैं तो बस वो बस तो बस ही सही। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम सब कान खोल के सुन लो, ये पैसा सिर्फ मेरा है। ये पैसा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम सब लोग इससे दूर ही रहना। मैंने टैक्सी मंगवा दी, अभी 5 मिनट में ही पहुंचती होगी। तू तो बड़ी अच्छी बनती जा रही है बहू। मुझे दूध और दवाई दी जा रही है, मेरे साथ अस्पताल चलने के लिए भी तैयार है। ये अचानक इतना प्यार कहाँ से आ गया बहू? मैं तो हमेशा से ही आपका ख्याल रखती आई, बस आपने ही कभी नहीं देखा। आराम से। अरे दुर्गा बेटा, भाग के मेरे कमरे में जा, वहाँ मेरे चाबियों का गुच्छा रह गया, मेरे बिस्तर पे है। ठीक है अम्मी, अभी लेके आती। मम्मी जी, मेरा मोबाइल भी ऊपर कमरे में रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। आप अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम तो ले रही हैं ना? जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल टाइम से दवाइयाँ दे देती हूँ। अगर ये नहीं देगी तो मैं दवाई लेना बंद थोड़े ही कर दूंगी। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मुझे इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाला डॉक्टर साहब। चंदा जी अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी फिट हैं। ये एक विटामिन और एक कैल्शियम की गोली दिन में 2 बार खाने के बाद दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपको अपनी एक प्रॉब्लम बतानी है। हाँ बोलो गीता। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती। कब से? लगभग 6 महीने हो गए। पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम, टेंशन्स? नहीं डॉक्टर, बस ऐसी नींद नहीं आती। होता है ऐसा कभी कभी। मम्मी जी, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए। अब तू मुझे बताएगी कि मैं कब जागूं और कब सो?
रख दे गिलास यहाँ और मुझे अकेला छोड़ दे। आ गए तुम? वो मम्मी दवाइयाँ तो टाइम पर ले रही हैं ना? हाँ ले रही हूँ। अच्छा सुनो, हाँ। मम्मी जी मनोज और सीमा के यहाँ जाने के लिए कह रही थी। तो तुम उन्हें ड्रॉप कर दोगी ना? पूछा तो था मैंने उनसे, पर वो कह रही थी कि वो अकेले जाना ही पसंद करेंगी। तो फिर ठीक है, पूछना हमारा फर्ज था। अगले दिन चंदा नारंग घर से निकली। उनकी बहू गीता के मुताबिक चंदा नारंग ये कहकर गई थी कि वो अपने छोटे बेटे मनोज के घर जा रही है, लेकिन रात तक चंदा नारंग घर नहीं लौटी। गीता, मम्मी ने कुछ कहा कि मनोज के यहाँ कब तक रहेंगी? नहीं। अजीब बात है ना, आज तक कभी मनोज के यहाँ रात भर नहीं रही। किसे पता उनके दिल में क्या चल रहा है, कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। कुणाल, तुम भी हद करते हो। जो चाहिए मांग लिया करो। जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो ये होशियारी दिखाने का क्या मतलब? पूरी दाल खराब करती। आ थई थई तत ता थई थई तत तत थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा दिग दिग थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत तत थई। गीता! अब क्या है? गीता, वो मम्मी मनोज और सीमा के यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? गीता भाभी ये क्या कह रही हैं आप? मम्मी तो यहाँ पे आई नहीं। पर परसों मम्मी जी तुम्हारे यहाँ के लिए ही निकली थी मनोज। तो कहाँ गई होगी मम्मी? मैं कैसे बता सकती हूँ मनोज की मम्मी जी कहाँ चली गई हैं? गीता भाभी एटलीस्ट आपको मुझे फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि मम्मी यहाँ पे आने वाली है। 3 दिन तक 65 साल की चंदा नारंग अपने घर नहीं लौटी और अब जाकर पता चला कि चंदा अपने छोटे बेटे मनोज के घर पहुंची ही नहीं। फिर कहां थी चंदा नारंग और पिछले 3 दिनों में क्या हुआ था उनके साथ? मम्मी जी ने मुझसे कहा था कि वो मनोज और सीमा के यहाँ जा रही हैं। दुर्गा हमारी नौकरानी ऑटो रिक्शा लेने के लिए गई थी, मैंने खुद भेजा था उसे। दिन के 11 बजे मैंने मम्मी जी को दूध और दवाइयाँ दी और फिर वो चली गई। आप कहाँ रहते हैं मिस्टर मनोज? पश्चिम बिहार। सर चंदा जी का सेल अभी भी बन जा रहा है सर। सर उनका फ़ोन कल से ही स्विच ऑफ है। हमने आज सुबह भी ट्राई किया लेकिन फ़ोन बंद था। किसी दूसरी जगह गई होंगी, किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, आउट ऑफ दिल्ली, आश्रम, मंदिर वगैरह। मेरे बड़े मामा जी साउथ एक्स में रहते हैं। हमने उनके यहाँ भी फ़ोन किया लेकिन मम्मी वहाँ भी नहीं थी। उस नौकरानी को बुलाओ, उससे पूछो ऑटो रिक्शा कहाँ से लेकर आई थी। नहीं साहब, वो ड्राइवर इनमें से नहीं है। तुमने पक्का ऑटो यहीं से लिया था दुर्गा? हाँ साहब, यहीं से लिया था, सबसे आगे वाला ऑटो था। अरे सुनो सलाम साहब, ये 3 दिन पहले यहाँ से एक सवारी गई थी पश्चिम बिहार, यही है ब्लॉक आनंद विहार से, सुबह 11 बजे के आसपास। याद है तुम्हें किसने उठाई थी? नहीं साहब। चंदा जी बिना बताए कहाँ और क्यों चले गए होंगे? उन्होंने झूठ क्यों बोला होगा कि वो अपने छोटे बेटे के यहाँ जा रही हैं? सर कुछ बैकग्राउंड चेकिंग करी है मैंने। इनका छोटा बेटा मनोज वो कुछ 4 साल पहले अपनी बीवी सीमा के साथ अलग हो गया था और ये जो इनका आनंद विहार वाला घर है ये मिस्टर नारंग के नाम था, जो 7 साल पहले गुजर चुके हैं और ये घर चंदा जी के नाम छोड़कर गए हैं। तो तुम्हें लगता है कि ये घरेलू मैटर है इस घर को लेकर? मुझे नहीं पता सर, इतना ज़रूर जानती हूँ कि मम्मी जी कहीं से बहुत सारा पैसा लेकर आई थी जो कि उन्होंने अपने लॉकर में रख दिया। लॉकर कहाँ है? उनकी अलमारी में। पैसे अंदर ही? नहीं पता सर। आपकी सासू माँ पैसे साथ लेकर गई थी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी पैसे अपने साथ लेकर गई हैं
क्योंकि मम्मी जी जाते वक्त अपने हाथ में एक छोटा सा पाउच लेकर गई थी जिसमें वो अक्सर अपनी दवाइयाँ रखती हैं। कोई और बैग हाथ में था उनके? नहीं सर। तो इसका मतलब ये है कि वो उस रात मनोज के यहाँ तो नहीं रुकने वाली थी, वापस उसी दिन घर लौटने वाली थी। उनका कोई भरोसा नहीं है सर, वो कभी भी कुछ भी करती हैं, वो कहीं भी चली जाती हैं। अरे तो आप लोग तो समझदार हैं, कोई फोन वोन नहीं किया आप लोगों ने जब उस रात वो वापस लौट के नहीं आई? मिस्टर कुणाल, अलमारी खोलनी होगी। लेकिन चाबियां तो मम्मी जी के पास हैं। तो अलमारी और लॉकर तोड़ना होगा। अगर आप लोग परमिशन दे तो अच्छी बात, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा अब भी अंदर है या नहीं। जी आप जैसा ठीक समझें। वैसे तो क्यों कहते हो सर? मिस्टर कुणाल, क्या आप जानते हैं कि ये आपका घर F31 आनंद विहार बिक चुका है? ये पैसे एडवांस पेमेंट है और बाकी की पेमेंट 6 सितंबर को होने वाली है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मिस्टर मनोज, सीमा जी, गीता जी, आप लोग जानते थे? इंस्पेक्टर साहब, हमने कितनी बार मम्मी जी से पूछा कि इतना सारा पैसा वो कहाँ से लाई, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। कमाल की बात है, पैसे ज्यों कहते हैं चंदा जी गायब है। उनका सेल फोन स्विच ऑफ जा रहा है, लेकिन ये सारी जानकारी फैमिली वालों को 2 दिन के बाद पता चलती है। कुछ अटपटा सा नहीं है? सर, चंदा जी के सेलफोन का लोकेशन मिल गया सर। वेरी गुड। जिस दिन से चंदा जी गायब हैं, उसी दिन से उनका सेलफोन स्विच ऑफ है। और सर, ये चंदा जी के फ़ोन का करंट लोकेशन आनंद विहारी है, इसी घर में। पूरे घर की डिटेल तलाशी लो। ये सब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उस दिन मेरे सामने मम्मी जी ऑटो में बैठकर निकली थी यहाँ से। आपका शक बेबुनियाद है। बेबुनियाद होता है तो वो शक नहीं होता, और हम पुलिस वाले जब शक करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, शक तो आप पर ही बना रहेगा मिसेस गीता नारक। सर, पूरा घर छान मारा है, ना ही चंदा जी का मोबाइल कहीं मिला और ना ही चंदा जी। मिस्टर मनोज जी, हमें आपके घर को भी चेक करना होगा। सर, मेरे घर की तलाशी लेने का क्या मतलब? मम्मी जी तो मेरे घर पे आई नहीं, और अगर आती भी हैं तो रात को कभी रुकती नहीं, क्योंकि सभी लोग ये बात जानते हैं कि मेरी पत्नी और मेरी मम्मी जी का आपस में नहीं बनता। हमें जो जानना है वो आपके घर की चेकिंग के बाद ही पता चलेगा। सर, मनोज का घर भी पूरी तरह तलाश किया सर, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ है इन दोनों घरों के दरमियानी हुआ है। शेख, एक काम करो, दोनों घरों के पड़ोसियों से बातचीत करो, किसी न किसी ने तो देखा होगा चंदा जी को आते या जाते। साहब, मुझे यहाँ कम से कम 6 साल हो गए हैं। F31 नारंग परिवार ग्राहक है तुम्हारे? हाँ साहब, उनके कपड़े आते हैं यहाँ। चंदा जी को जानते हो क्या? उन्हें तो सब पहचानते हैं साहब, बहुत कड़क औरत है। 4 दिन पहले 16 जुलाई को देखा था उन्हें, कहीं जा रही थी? बिल्कुल देखा था साहब। ऑटो में निकल रही थी, कुछ ऑटो का नंबर वगैरह याद है? ऑटो का नंबर याद होने का तो सवाल ही नहीं उठता साहब। क्या मतलब? क्योंकि वो ऑटो में निकली ही नहीं थी,
वो तो प्राइवेट टैक्सी से गई थी। पक्का याद है तुमको? ऑटो में नहीं गई थी, प्राइवेट टैक्सी में गई थी। मुझे साफ साफ याद है साहब, और इतना ही नहीं, मुझे तो और भी कुछ याद है साहब। क्या? चंदा जी गाड़ी में सो गई थी। अकेली थी गाड़ी में? उतना ध्यान नहीं दिया साहब, शायद कोई था कोई नहीं था, ये मैं पक्का नहीं बोल सकता साहब। गाड़ी में सो रही थी, सुबह 11 बजे घर से निकलते ही। कुछ अजीब नहीं लगता तुमको? उतना अजीब नहीं लगा साहब, एक तो उनकी उम्र हो गई है, दूसरा उनका अस्पताल आना जाना होता रहता है। 16 जुलाई? नहीं, 16 जुलाई को मिसेस नारंग के साथ मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। मम्मी जी तो ऑटो रिक्शा में ही गई थी। उस लॉन्ड्री वाले ने किसी और को जाते हुए देखा होगा टैक्सी में। गीता जी, उसने तो हमें यह भी बताया है कि टैक्सी की पिछली सीट पर आपकी सासू माँ सोई हुई थी। दिन के 11 बजे घर से निकलते ही कोई सोएगा क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मम्मी जी ऑटो रिक्शा में ही गई थी, और ये कहने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। दुर्गा, तुम भी तो बोलो। दीदी सच कह रही है साहब, अम्मा जी ऑटो रिक्शा में ही गई थी, मैंने खुद ऑटो लाया था। और आप हमारे घर की तलाशी ले रहे, मुझ पर शक कर रहे? सर, आनंद गया पुलिस चौकी से मिला था सर। पिछले साल एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज करवाया गया है मिसेस गीता नारंग के खिलाफ। आपकी सासू माँ ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि आप उन्हें दवाइयों की ओवरडोज देती हैं और बेहोश करने की कोशिश करती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सासू माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्हें तो हर किसी पे शक होता है। कंप्लेंट सभी के खिलाफ नहीं, सिर्फ आपके खिलाफ। झूठी है वो कंप्लेंट। उस दिन वो लेट उठी थी और उन्हें अपनी दवाई की अगली डोज दिखाई नहीं दी, तो कहने लगी कि मैंने दवाई की ओवरडोज देकर उन्हें मारने की कोशिश की थी आपने? क्या? उन्हें मार डालने की कोशिश? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो दवाइयां मिसेस नारंग को प्रिस्क्राइब हुई थी उनमें सेडेटिव क्वालिटी है, नींद आती है उन दवाइयों से। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी कि उनकी बहू ने ओवरडोज दी और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हाँ, मुझे पता है। आपने चेकअप किया था? हाँ, दूसरे दिन मैंने उनका चेकअप किया था, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन एक ये बात है, मिसेस नारंग जो है थोड़ी हाइपर हैं, अपनी बहुओं को लेके कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो जाती हैं। एक सेकंड इंस्पेक्टर, अगर बात ओवरडोजेज और बेहोशी की हो रही है तो मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ। प्लीज डॉक्टर। मुझे कुछ याद आया। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती। मैंने गीता को नींद की गोलियां प्रिस्क्राइब की थी, फिर और 2 दिन बाद वो मुझसे मिलने आई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन तुम्हें इन गोलियों की आदत नहीं लगानी है। ये गोलियां कितनी खतरनाक हैं? किस हिसाब से खतरनाक? आई मीन ओवरडोज की वजह से बेहोशी या नो 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 नो, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने जो आपको डोज प्रिस्क्राइब किया है, अगर आप वैसी 15 गोलियां खाएंगी तब जाके कहीं बेहोश होंगी। और इतनी सारी गोलियां आपको कोई केमिस्ट देगा भी नहीं। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपकी इन्फॉर्मेशन बड़े काम की इस केस के लिए। थैंक यू। सर, आपका शक सही निकला। गीता के फ़ोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि उसने चिराग ट्रैवल्स को सुबह 10 बजे फ़ोन किया और 11 बजे के लिए एक टैक्सी मंगवाई थी। ड्राइवर कौन था? सर, कोई शंकर नाम का ड्राइवर है जो इस वक्त गुड़गांव में है ड्यूटी पर। मैंने उसे तुरंत आने को कहा है सर। पुलिस इस केस की एक एक गांठ खोल रही थी और हर खुलती गांठ इशारा कर रही थी चंदा नारंग की बहू गीता नारंग की ओर। पुलिस को पूरा भरोसा था कि मुजरिम गीता है, लेकिन चंदा नारंग अब तक गायब थी। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी थी। ये सब कुछ झूठ है, आपका इल्जाम सरासर गलत है। गीता जी, चिराग ट्रैवल्स का टैक्सी ड्राइवर शंकर, उसने बयान दिया है कि उस दिन चंदा जी के साथ आप भी थी गाड़ी में। गीता जी, अब ये नाटक छोड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको और आपकी नौकरानी दुर्गा को गिरफ्तार करने के ऑर्डर से मुझे। साहब, ये मेम साहब और इनकी नौकरानी, ये औरत, इन दोनों ने मिलकर उस बूढ़ी औरत को गाड़ी में डाला था। मैंने पूछा भी साहब कि क्या हुआ है इनको, तो कहने लगे कि बीमार हैं, बेहोश हो गई हैं, इसलिए हॉस्पिटल लेके जाना है। संभाल के माँ जी, धीरे धीरे। आप गाड़ी स्टार्ट करिए जल्दी। दुर्गा, तुम घर का ख्याल रखना, मैं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? जी दीदी। गीता जी, पिछले साल आपकी सासू माँ ने शायद
शायद आप पर यह झूठा इल्जाम लगाया था कि आपने उन्हें बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने ही उन्हें बेहोश किया, उनकी दवाइयों से नहीं बल्कि अपनी नींद की गोलियां खिलाकर। Am I right, मिसेस गीता नारंग? दुर्गा, उसी मेडिकल स्टोर में मत जाना, दूसरे मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ लेकर आना, ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो वही किया जो दीदी ने मुझे बोला। उन्होंने मुझे अलग अलग दवाइयों की दुकानों पे भेजा और ढेर सारी गोलियां मंगवाई। गीता जी, डॉक्टर ने आपको सिर्फ 2 गोलियां प्रिस्क्राइब की थी। आपने उन्हीं से पता लगा लिया कि 15 गोलियां खाने से बेहोशी और उससे ज़्यादा खाने से मौत तक हो सकती है। आपने 25 गोलियां मंगवाई और धोखे से सारी की सारी अपनी सासू माँ को खिला दी, राइट? प्लान किया था आपने कि मिसेस चंदा नारंग किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बचनी चाहिए। जब से तुमने लॉकर में पैसे देखे हैं तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। ऐसी सेवा कर रही हो जैसे मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। ये सब आपका वहम है मम्मी जी, अब जल्दी से दूध पी लीजिए। इसमें जहर तो नहीं मिला दिया ना? मम्मी जी, आप बार बार एक ही एक बात क्यों करती हैं? वैसे मम्मी जी, आज आपकी बात में सच्चाई है। तुम जानती थी लॉकर में कितने पैसे? हाँ, जानती थी। तुम जानती थी कि घर में एक चूहा? हाँ। अरे दुर्गा बेटा, भाग के मेरे कमरे में जा, वहाँ मेरे चाबियों का गुच्छा रह गया, मेरे बिस्तर पे है। ठीक है अम्मी, अभी लेके आती। मम्मी जी, मेरा मोबाइल भी ऊपर कमरे में रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। दुर्गा, ये चाबी मुझे दे और तू बाहर जाके वेट कर। मम्मी जी घर भेज रही है? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लाश को ठिकाने कहाँ लगाया? तुम्हें कुछ नहीं पता चला? गाड़ी में बैठाते वक्त ही उस बुजुर्ग औरत ने दम तोड़ दिया था। नहीं साहब, मैं तो बस गाड़ी चलाता रहा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, जैसा मैडम ने कहा बस वैसा ही करता रहा। आप किस हॉस्पिटल चलना है मैम साहब? शादरा चलो, इभास हॉस्पिटल। मैम साहब, अब तक हम लोग दिल्ली के सारे हॉस्पिटल के चक्कर काट चुके हैं। तो बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत मुझे कुछ ज़्यादा डाउन लगती है और आप इन्हें किसी हॉस्पिटल में दाखिल तक नहीं करा रही, ऐसा क्यों? तुमसे मतलब, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। अब एम्स लेके चलो। फिर मैडम बोली गाड़ी को मुर्दा घर के पीछे ले चलो।
देखिए मैडम, मुझे डर लग रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? जी, शंकर। शंकर, देखो तुम अपना मुंह बंद रखोगे और बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, लेकिन कुछ भी जानने और पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? मैंने लाश को वहीं छोड़ा, वहां से रिक्शा ली और सीधी घर आ गई। 16 जुलाई को एक लाश मुर्दाघर के बाहर छोड़ी गई थी, लावारिस लाश। साहब ये तो रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद पता चलेगा। नहीं सर, 16 जुलाई को किसी भी लावारिस लाश के मिलने की एंट्री नहीं है इसमें। किसी न किसी ने तो देखी होगी। साहब सिक्योरिटी को पूछते हैं, वो मुर्दाघर के पीछे राउंड लगाते रहते हैं। 16 जुलाई शाम 4:30 बजे के आसपास कोई एक लाश मुर्दाघर के पीछे दरवाजे पर छोड़कर गया था। साहब बुढ़िया थी का? हाँ हाँ साहब, देखी थी मैंने। सांस भी चल रही है, मतलब ये तो जिंदा है। लेकिन साहब जो लाश थी ना, वो लाश नहीं थी, वो बुढ़िया जिंदा थी। मैंने तुरंत ही वार्डन साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी और अब वो बुढ़िया बेड नंबर 56 पर है। हमने पल्स मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला था। डॉक्टर साहब, भगवान का शुक्र है मम्मी जी जिंदा तो हैं। हालत नाजुक है लेकिन बच जाएंगे। इनके पेट में हमें ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स मिली थी। इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी मिलेगी? आइए। गीता ने ऐसा क्यों किया होगा? मेरे पास सब उसी का तो था, और वैसे भी मेरे कितने दिन बचे हैं। ऐसा मत कहिए भैया, अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और रहा भाभी जी का सवाल, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि अगर मम्मी जी घर बेच देंगे तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सास चंदा नारंग जिंदा है, जीते जी मरोगी तुम जेल में सड़ कर। वो तो मुझसे पहले से ही नफरत करती थी। तो रिटर्न में तुम भी नफरत करती, अलग हो जाती, कुछ भी करती, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं। तो क्या करती मैं? वो घर बेचने वाली थी, बात करने से मानने वाली थी? कभी नहीं। अगर एक बार वो घर बिक जाता तो हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती। मेरे हस्बैंड पूरी तरह ब्लाइंड हो गए, तो घर की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली। वो घर को बेच देती तो मैं क्या करती, कहां जाती, हम कहां रहते, मेरी डांस क्लास का क्या होता, हमारा गुजारा कैसे होता? इतने भी बुरे दिन नहीं आते गीता जी। घर सेल होता तो आपको, कुणाल को भी पैसे मिलते, अच्छे खासे पैसे मिलते। कुछ नहीं मिलता। और फिर से एक बार मुझे मेरी सासू माँ वैसे ही फंसा दी जैसे 10 साल पहले उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को फंसाया था। क्या मतलब? मेरे हस्बैंड कुणाल शादी के पहले से ही डायबिटीज की एडवांस स्टेज पर थे, पर हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना मुझे और ना ही मेरी फैमिली को। क्या क्या सपने लेकर गई थी मैं उस घर में, छोटे छोटे सपने थे मेरे, सब टूट गए, चूर चूर हो गए। ना मुझे पति का प्यार मिला और ना ही बच्चों का सुख। तो फिर बचा क्या? सासू मां की सेवा, और बदले में मुझे क्या मिला? ताने और उनका गंदा व्यवहार। मेरे साथ धोखा हुआ है। पहले गलती उनकी थी, बाद में मेरी।
गीता नारंग फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का मुकदमा चलेगा। उसकी सास चंदा नारंग हॉस्पिटल में रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। आज के इस केस में दो राय नहीं है कि गीता नारंग ने एक बहुत ही संगीन जुर्म किया है, किसी की जान लेने की कोशिश की है। लेकिन चंदा नारंग और कुणाल नारंग ने भी गीता को शादी के वक्त कुणाल की बीमारी के बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अगर धोखा हुआ भी है तो गुस्सा और नाराजगी जायज है, लेकिन किसी की जान लेने पर उतर आना, इतनी नफरत पालना फिजूल है। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।